नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो के बारे में, यानी कि आलू की खेती के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कल्टीवेशन के ऊपर आएगा, यानी कि खेती के ऊपर आएगा, सब्जियों की। कौन कौन से सब्जी का खेती हम लोग कैसे कैसे करते हैं, कैसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटैटो का कल्टीवेशन, यानी आलू की खेती हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबको एक एक करके देख लेते हैं। कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सही एग्ज़ाम हो, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। कैसे भी घुमा के पूछिए, आप लोग बना के ही आओगे, मेरी गारंटी है। बस आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है पोटैटो कल्टीवेशन, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आलू की बात करें, आलू की खेती के बारे में, तो सबसे पहले आता है बॉटनिकल नेम, यानी कि वानस्पतिक नाम। जो हमारा आलू है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरेशम। क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरेशम। फिर फैमिली की बात करें तो इसका जो कुल है वो कौन है, सोलेनेसी में ये आता है। ये सब चीज़ याद करते जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सब लोग को पता है। ओरिजिन, उत्पत्ति की बात करें तो साउथ अमेरिका है। कौन है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पूछ ले तो कहाँ, पेरू। फिर अपन बात करें क्रोमोजोम नंबर का, तो इसका क्रोमोजोम नंबर होता है 2n बराबर 48, यानी कि 48। क्लियर है। बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरेशम है। समझाने वाला कोई बात नहीं है, जहाँ पे समझाने वाला रहेगा वहाँ पे मैं समझा दूंगा। बाकी सुनने और याद करने वाली बात है कि आलू का वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरेशम। फैमिली कुल है सोलेनेसी। ओरिजिन, उत्पत्ति की बात करें तो साउथ अमेरिका। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 48 48। यहीं पे अपन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आलू होता है उसको हम लोग किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी सब्जियों का राजा कहा जाता है। तो आलू को क्या बोलते हैं हम लोग, किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों का राजा। और पुअर मेंस फ्रेंड्स कहा जाता है, यानी कि आलू को हम सब्जियों का राजा के साथ साथ गरीबों का दोस्त भी कहा जाता है। इतना चीज़ याद रखना, जो आलू होता है उसको हम सब्जियों का राजा कहते हैं, क्योंकि आलू हर सब्जी में डाला जाता है, इसलिए हम इसको आलू की राजा कहते हैं। और पुअर मेन फ्रेंड्स, यानी कि गरीबों का मित्र दोस्त इसको कहा जाता है। यह जो आलू है उसका खेती पूरा ऑल वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में किया जाता है। तो इसको लिख लो, पूरे विश्व में, विश्व भर में पोटैटो की कल्टीवेशन, यानी कि खेती किया जाता है, किया जाता है। इसलिए रोटी को भारत, इसलिए आलू को भारत की दूसरी रोटी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, विश्व भर में आलू की खेती किया जाता है, इसलिए इसको हम भारत की क्या बोलते हैं, सेकंड रोटी बोलते हैं, यानी कि चपाती। तो कोई पूछे भारत में दूसरी रोटी किसे कहा जाता है, तो आलू को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, कि पूरे विश्व भर में इसकी खेती किया जाता है आलू का, इसलिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम भारत में बात करें, ठीक है, भारत में रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। अगर भारत में पूछे कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, गेहूँ वगैरह लगाया जाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, भारत में रोटी की टोकरी पंजाब को कहते हैं। इतना चीज़ याद रखना। तो जो आलू है वो आयरलैंड का क्या था, स्टेबल फूड था, यानी कि प्रमुख खाद्यान्न फसल था। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कहाँ का, आयरलैंड का। कौन था, आलू था। तो जो पूछा जाए कि आलू कहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल था, मेन स्टेबल फूड कहाँ का था, तो आयरलैंड का था। इतना चीज़ याद रखना, आप सब लोग को पता है। मेन स्टेबल फूड कहाँ का था, पोटैटो पूछे तो आयरलैंड का है बताना, कि पोटैटो इज ए स्टेबल फूड इज आयरलैंड। पोटैटो इज स्टेबल फूड इन
आयरलैंड। क्लियर है। प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी कि आयरलैंड का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है पूछे तो पोटैटो है। पोटैटो इज ए स्टेबल फूड इन आयरलैंड। पोटैटो में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है साथियों, आप सब लोग को पता है क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि इसमें आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। इस स्टार्च को हम किस नाम से जानते हैं तो फेरिना के नाम से जानते हैं। फेरिना के नाम से जानते हैं। अगर इसके अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की, तो आप सब लोग को पता है। अगर अपन विश्व की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, उत्पादन करता है और इसको उत्पादकता भी वही करता है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यूपी आएगा, तीनों में, क्षेत्रफल में, उत्पादन में और उत्पादकता में यूपी आएगा। पोटैटो कल्टीवेशन के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट। आखिरकार जलवायु, अगर हम आलू की खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार के जलवायु में इसका अपन लोग खेती कर सकते हैं। तो अगर क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की, तो जो हमारा आलू है वो एक ऐसा है ठंडा जलवायु वाला सब्जी है। तो इसको अपने को क्लाइमेट की बात करें तो क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए कि इसको आलू को जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वहाँ पे कैसा जलवायु होना चाहिए, ठंडा जलवायु होना चाहिए। वहीं पे अगर अपन तापमान की बात करें तो पोटैटो के खेती के लिए यानी कि पोटैटो कल्टीवेशन के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान क्या रहता है इसके लिए पर्याप्त होता है इसकी खेती करने के लिए। किंतु जो ट्यूबर बनता है यानी कि कंद बनते समय जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, अगर पूछे तो 17 से 20 सेंटीग्रेड लगा के आना। अगर वो 17 से 20 नहीं दिया रहे, अगर एकदम वो फिक्स पूछे तो फिर 17 सेंटीग्रेड लगा के आ जाना। कूल क्लाइमेट का हमारा जो आलू है एक ठंडे मौसम वाला सब्जी है। आलू की खेती करने के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। कंद बनते समय जो तापमान है वो 17 से 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए। यहीं पर अगर तापमान 35 सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो जो कंद का निर्माण है वो रुक जाता है। कंद का निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है। ट्यूबर फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है जब तापमान 35 सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ जाता है। तो अपने को कोशिश करना चाहिए कि जो तापमान है वो 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच ही ना पाए, 30 सेंटीग्रेड तक ही हम लोग का तापमान पहुंचे। तो इतना चीज़ याद रखना। और एक चीज़ यहीं पे लिख लेना, जो हमारा आलू है वो क्या होता है, फॉग यानी कि कोहरा को नहीं सहन कर सकता। कोहरा सब लोग को पता है, ठंड के दिन में जो धुआं जैसा आता है उसी को बोलते हैं कोहरा। तो जो हमारा आलू होता है वो कोहरा को सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता है। क्लियर है मेरे साथियों। अगर हम सॉइल की बात करें यानी कि मृदा, तो हमें ऐसे मृदा का चुनाव करना चाहिए, ऐसे सॉइल का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे जल निकास की सुविधा अच्छे से हो, यानी कि वेल ड्रेनेज सॉइल हो, यानी कि जल निकास की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। जल निकास, उचित जल निकास भूमि का क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो हम मृदा का चुनाव कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बलुई से लोम होना चाहिए, यानी कि सैंडी से सैंडी लोम मिट्टी अपने को चुनाव करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि अपने को वेल ड्रेनेज सॉइल यानी कि उचित जल निकास वाले भूमि का चुनाव करना चाहिए। जहाँ पे हम पोटैटो लगा रहे हैं, आलू की खेती करने वाले, वहाँ की जो मृदा है, ज़मीन है, वो बलुई से बलुई लोम होना चाहिए, यानी कि सैंडी टू सैंडी लोम होना चाहिए। अगर हम इसके पीएच की बात करें तो पीएच होना चाहिए 5 से 6.8। जिस भी ज़मीन का पीएच 5 से 6.8 है वहाँ पे हम इस प्रकार का खेती कर सकते हैं। वहीं पे क्षारीय मृदा में हम पोटैटो का कल्टीवेशन या खेती नहीं कर सकते हैं। क्षारीय को बोलते हैं भाई हम लोग इंग्लिश में एल्केलाइन सॉइल नॉट सूटेबल फॉर पोटैटो कल्टीवेशन, यानी कि जो क्षारीय मृदा होता है उसमें हम आलू की खेती नहीं कर सकते। क्षारीय मृदा के छोड़कर हम किसी भी मृदा में आलू की खेती कर सकते हैं। तो इतना चीज़ याद रखना आप लोग सॉइल में।
अगर हम आलू की खेती कर रहे हैं तो हमें 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के बारे में अपन देखेंगे कि सीड रेट, आखिरकार अपने को बीज दर, कितने बीज की आवश्यकता होगा। बाकी फसल में, बाकी सब्जी में तो हम क्या करते हैं, बीज उगाते हैं, लेकिन आप सब लोग को पता है मेरे दोस्तों कि जहाँ पे आलू की बात आता है तो हम इसका बीज के रूप में किसको उपयोग करते हैं, ट्यूबर का, कंद का। आप सब लोग को पता है जब भी आलू का बात आता है तो हम बीज में किसको उपयोग करते हैं, कंद का, आलू का। जो हम आलू खाते हैं उसी इसका क्या कहलाता है, कंद। तो इसी कंद का हम उपयोग बीज के रूप में करते हैं और इसी कंद की बुआई करके हम आलू की खेती करते हैं, आप सब लोग को पता है। तो अपन बात करें सीड रेट का, तो अगर मात्रा यानी कि क्वांटिटी, तो अपने को 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ता है अगर हमें आलू की खेती करना है। तो अगर हम साइज की बात करें कि जो ये आलू गोल होता है, कोई बड़ा साइज का होता है, कोई छोटा साइज का होता है, कोई मीडियम साइज का होता है। तो जब अपने को आलू की खेती करना होता है तो अपने को एक्चुअल में किस साइज का, किस आकार का आलू अपने को कंद लेना चाहिए खेती करने के लिए। तो अपन आकार की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर कि जो आकार वाले कंद रहेंगे उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। वेट की बात करें यानी कि वजन की बात करें, जो हम कंद ले रहे हैं उसका वजन कितना होना चाहिए, तो इसका वजन होना चाहिए 25 ग्राम। वहीं पे बर्ड्स यानी कि आँख, आप सब लोग को पता है दोस्तों कि जब हम आलू को घर में रखे रहते हैं तो उसमें सफ़ेद कलर का ऐसे फूल जैसे निकला रहता है, वाइट वाइट कलर का, ऐसे देखना, बोलते हैं जर्मिनेशन हो गया है, आलू का अंकुरण हो गया करके, वही इसका क्या कहलाता है, आँख कहलाता है। तो कितना आँख होना चाहिए, 3 से 4 आँख कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर ये 5 से 6 दिया है। तो आप लोग दिमाग लगाना कि 3 से 4 दिया एग्जाम में कि 5 से 6। तो सीड रेट की बात करें तो मात्रा 20 से 25 क्विंटल होना चाहिए। साइज की बात करें तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करें, वजन की, तो 25 ग्राम होना चाहिए। और बर्ड आँख की बात करें तो उसमें 3 से 4 बर्ड या 5 से 6 बर्ड उसमें आँख होना चाहिए। आँख क्या होता है आप सब लोग को मालूम है, जब हम आलू को घर में रखे रहे तो उसमें अंकुरण हो गया, बोलते हैं कि जर्मिनेशन हो गया, सफ़ेद कलर का जो निकलता है उसी को बोलते हैं आँख। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो वास्तविक सीड रेट था, ये बीज दर था 20 से 25 क्विंटल। तो इसका क्वांटिटी, मात्रा भी बहुत अधिक लगता था और इसमें लाने ले जाने में पैसा भी बहुत खर्च होता था। और जो हमारा आलू की खेती है, सबसे बड़ा प्रकोप इसमें वायरस का होता है, वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसको देखते हुए एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ट्रू पोटैटो सीड का आविष्कार किया। इस विधि में क्या होता है, अपने को वायरस फ्री, वायरस मुक्त आलू हम लोग को प्राप्त होता है। इस विधि से अगर अपन करते हैं तो अपने को बीज दर भी, यानी कि ये जो 20 से 25 क्विंटल रख रहा है वो भी अपने को कम लगता है। फिर इसका अपने को स्टोरेज यानी कि भंडारण करने में भी सुविधा होता है। तो कैसे क्या कहें अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रू पोटैटो सीड है यानी कि वास्तविक बीज, आलू का वास्तविक बीज, इसको किसने दिया था, तो एस रामानुजन ने दिया था, ये चीज़ याद रखना। फिर ट्रू पोटैटो सीड में बीज दर कितना लगता है, तो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। सोचो इसमें कितना लगता था, 20 से 25 क्विंटल, जबकि हम ट्रू पोटैटो सीड में अगर कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम ही प्रति हेक्टेयर लगेगा। फिर 20 से 25 दिन में इसका अपन को क्या होता है, नर्सरी तैयार हो जाता है। अगर हम नर्सरी लगा रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। 20 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाता है मुख्य ज़मीन पर, मेन फील्ड में रोपित करने के लिए। फिर इसमें आता है, यह कहाँ बनाया गया था पूछे तो यह चीन में बनाया गया था। इतना चीज़ याद रख लेना मेरे दोस्तों, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। ट्रू पोटैटो सीड पूछे तो एस रामानुजन ने दिया था। इसमें बीज दर क्वेश्चन इसके साइंटिस्ट से पूछेगा या तो बीज दर कितना लगता है उससे पूछेगा। बाकी ये सब आप लोग का जनरल नॉलेज के लिए। ट्रू पोटैटो सीड में एस रामानुजन ने दिया था 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें बीज लगता है। 20 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाता है। क्लियर है। अगर हम ट्रू पोटैटो सीड की बात करें तो इसको अपन सामान्य कमरे के ताप पर 2 से 3 वर्ष तक रख सकते हैं। बाकी टोमेटो को उतना, बाकी आलू को उतने लंबे समय तक नहीं रख सकते, लेकिन इस विधि से अपन करते हैं तो 2 से 3 साल तक अपन इसको आराम से रख सकते हैं सामान्य कमरे की तापमान पे। वहीं पर अगर बात करें सीड प्लॉट टेक्निक, एक तो हो गया ट्रू पोटैटो सीड जिसको रामानुजन ने दिया था। फिर सेकंड आता है सीड प्लॉट टेक्निक। तो ये सीड प्लॉट टेक्निक को किसने दिया था, तो पुष्कर नाथ ने दिया था। किसने दिया था, पुष्कर नाथ में। इस विधि में बीज दर कितना लगता है, तो 40 से 45 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें लगता है। फिर अगर बात करें तो सीड प्लॉट टेक्निक और ट्रू पोटैटो सीड की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ा। एक तो बीज दर को कम करने के लिए, तो रिड्यूस सीड रेट यानी कि बीज दर को कम करने के लिए, और दूसरा होता है परिवहन चार्ज को कम करने के लिए, परिवहन चार्ज को
कम करने के लिए। भाई इसकी संख्या भी ज़्यादा है, 20 से 25 क्विंटल, तो जो परिवहन चार्ज है वो भी इसमें अधिक लगेगा। अगर 100 से 150 ग्राम है तो जेब में रख के ले आओ, गाड़ी की क्या आवश्यकता है। 40 से 50 ग्राम है तो मुट्ठी में बांध के ले आओ, गाड़ी की क्या जरूरत है। तो परिवहन चार्ज भी बच जाता है और इसमें जो बीज की संख्या है, क्वांटिटी है, वो भी अपने को कम पड़ता है। तो इतना चीज़ याद रखना। अब हम लोग आलू की खेती के अंतर्गत अगले पॉइंट की बात करें तो पहला आता है स्पेसिंग। इससे पहले हम लोग सीड रेट पढ़े थे, तो सीड रेट के बाद स्पेसिंग इसमें लिख लेना 60x20। जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो यानी कि कतार से कतार दूरी और पौध से पौध की दूरी कितना रखेंगे, तो 60x20 रखेंगे। क्लियर है। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो लिख लेना, इसमें प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो दूरी कितना रखेंगे, 60x। फिर हम इसके सोविंग टाइमिंग की बात करें कि कौन से समय में अपने की आलू की बुवाई करना चाहिए, तो नवंबर के महीने में 1 से 15 नवंबर में इसकी अपने को बुवाई कर लेना चाहिए, आलू की अपने को सोविंग कर लेना चाहिए। फिर बात करते हैं सोविंग मेथड, यानी कि जो हम आलू है वो किस विधि से अपन इसकी बुवाई करेंगे, तो रीज एंड फरो। रीज को बोलते हैं मेड़, फरो को बोलते हैं कूड़। गन्ना देखे हो, गन्ने का जो बुवाई करते हैं रीज और फरो बनाकर, उसी विधि से अपन आलू की भी बुवाई करते हैं। रीज यानी होता है मेड़, फरो मतलब होता है कूड़। तो मेड़ और कूड़ विधि से इसका अपन बुवाई करते हैं किसका, आलू का। फिर आता है इरिगेशन, सिंचाई। अगर हम आलू में सिंचाई की बात करें तो टोटल सिंचाई इसमें कितने लगता है, 7 से 9 इरिगेशन यानी कि सिंचाई लगता है। फिर जो सिंचाई है वो 8 से 10 दिन के इंटरवल में, अंतराल में अपने को सिंचाई करना चाहिए आलू के खेत में। जो फर्स्ट इरिगेशन है, फर्स्ट सिंचाई है, वो 20 से 25 दिन बाद देना चाहिए। मान के चलिए कि आज की तारीख में हम अभी क्या लगाए हुए हैं, पोटैटो, तो आज से 20 से 25 दिन बाद अपने को पहला इरिगेशन देना चाहिए। उसके बाद 8 से 10 दिन में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अगला इरिगेशन देना चाहिए। अगर हम इसके क्रिटिकल इरिगेशन की बात करें, यहीं पे लिख लेना 2/3 पार्ट ही क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए यानी कि गीला होना चाहिए। हमारा 100% अगर ज़मीन है, रीज और फरो अपन बनाए हुए हैं ऐसे, तो 100% पूरा गीला नहीं करना है, मतलब अपने को 75% एरिया को ही क्या करना है, गीला करना है, इरिगेट करना है, उसको कच्चा करना है, समझ लो। ज़मीन को गीला 75% को ही करना है, बाकी जो 25% ज़मीन रहेगा उसको अपने को क्या कर देना है, सूखा ही छोड़ देना है। मतलब कि पूरा 100% अपने को जहाँ पे आलू लगाए हैं वहाँ पे पानी नहीं छोड़ना है, पूरा गीला नहीं करना है। तो केवल और केवल 75%, ऐसे समझ लो 75% एरिया को क्या करना है, गीला करना है, 25% एरिया को सूखा रखना है। तो 2/3 पार्ट को क्या करना है, मॉइस्ट करना है, गीला करना है। अगर हम आलू की क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो आलू की अपन लोग क्रिटिकल स्टेज की बात करें, क्रिटिकल यानी होता है संकटकालीन सिंचाई। अगर इस स्टेज में अपन लोग सिंचाई नहीं करते हैं तो जो हमारा पोटैटो का उत्पादन है वो यहीं से 50 से 60% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने को कोई भी सब्जी हो, फसल हो, फल हो, तो सबसे पहले अपने को क्रिटिकल स्टेज जानना चाहिए। तो जब हम आलू लगा रहे होते हैं तो अपना जो आलू का क्रिटिकल स्टेज है वो 3 प्रकार से आता है। पहला आता है आप लोग का स्टोलन फॉर्मेशन। अब ये स्टोलन फॉर्मेशन होता क्या है, आप सब लोग को पता है, जो हमारा आलू है वो ज़मीन के अंदर अपना क्या देता है, सब्जी का उत्पादन करता है। तो जिस रस्सी नुमा संरचना पे आलू लगा होता है, आप लोग देखना जब आलू की तोड़ाई होता है तो एक पतला से रस्सी नुमा संरचना ऐसे निकला रहेगा और उसी संरचने के ऐसे लास्ट छोर पर आलू क्या रहेगा, ऐसे अपना उत्पादन करता है, ऐसा लटका हुआ है। तो जिस रस्सी के जरिए, जिस रस्सी में आलू को फल सब्जी लगता है, जहाँ पे आलू उत्पादन होता है, जिस रस्सी नुमा संरचना है उसको बोलते हैं स्टोलन फॉर्मेशन। तो इसे 50 दिन बाद, स्टोलन फॉर्मेशन कब होता है, 20 से 50 दिन बाद। फिर आता है ट्यूबर फॉर्मेशन, यानी कि कंद निर्माण के समय। ट्यूबर को बोलते हैं कंद, फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण। तो ट्यूबर फॉर्मेशन कब होता है, 50 से 80 दिन बाद। फिर ट्यूबर के बाद आता है ट्यूबर डेवलपमेंट, ट्यूबर आता है। और ट्यूबर डेवलपमेंट की बात करें तो 80 से 100 दिन बाद आता है। और प्रत्येक सिंचाई में अपने को 1 इंच गहरा पानी छोड़ना है। ये चीज़ याद रख लेना कि प्रत्येक सिंचाई में 1 इंच गहरा पानी क्या करना है, छोड़ना है। क्लियर है मेरे दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, रटने वाला है और समझने वाला चीज़ है। जहाँ पे समझने वाला रहेगा मैं समझा दूंगा, बाकी ये सब चीज़ याद करने वाला चीज़ है। आलू को अगर अपन लगाए हुए हो रहते हैं तो 40 से 45 दिन बाद, 40 से 45 दिन बाद क्या होता है, कंद बनना प्रारंभ हो जाता है।
45 50 से 80 दिन बाद क्या होता है, ट्यूबर फॉर्मेशन, कंद बनना स्टार्ट कब होता है, 40 से 45 या 50 से 80 दिन। लेकिन आप इसको याद रखना, कंद बनना कब प्रारंभ होता है, तो 40 से 45 दिन के बाद कंद बनना प्रारंभ होता है आलू में। आलू की खोदाई करने के 10 दिन पहले सिंचाई करना अपने को बंद कर देना चाहिए। अगर हम आलू की किस्म की बात करें, वैरायटी का, तो 3 भाग से बटा है। अर्ली को बोलते हैं शीघ्र, लेट को बोलते हैं, सॉरी अर्ली इसको मीडियम कर लेना, इसको कर लेना मिड, यानी कि मध्य, और लेट यानी होता है आपका लेट से। तो अर्ली वैरायटी जो है शीघ्र किस्म वो है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी ललिता, अलंकार ज्योति। यह जो किस्म है अर्ली वैरायटी वो कितने दिन में पक जाता है, 70 दिन में पक के तैयार हो जाता है, ये चीज़ याद कर लेना। फिर आता है मिड, मध्य किस्म, कुफरी शीतमान, बादशाह और चमत्कार। ये कब पकता है, तो 75 से 90 दिन में पक कर तैयार हो जाता है। फिर बात करते हैं लेट वैरायटी की, पछेती किस्म जो बहुत देर से पकता है। देरी वाले जो किस्म है वो है देवा और सिंदूरी। तो कितने दिन में पकेगा, ये 100 से 120 दिन में पक कर तैयार हो जाता है। एक चीज़ यहीं पे याद रखना, इतना सारा चीज़ याद ना हो तो जिसकी किस्म के सामने पे क्या लगा, ये कुफरी वर्ड लगा, वो सभी के सभी आलू के किस्म होंगे। ऐसा याद कर लेना कि जिसके भी फर्स्ट में क्या लगा, कुफरी शब्द लगा, वो सभी के सभी क्या होंगे, आलू के किस्म होंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों। अर्ली वैरायटी पूछे तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी ललिता, अलंकार और ज्योति। मिड वैरायटी पूछे तो कुफरी शीतमान, बादशाह और चमत्कार। लेट पूछे तो देवा और सिंदूरी। और जिसके भी फर्स्ट में कुफरी लगा वो सभी के सभी आलू के किस्म होंगे। अगर हम आलू की खेती कर रहे हैं तो इसमें एक रोग लगता है, बीमारी लगता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लाइट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं झुलसा। यह जो ब्लाइट है, झुलसा है, वो 2 प्रकार से होता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अर्ली को बोलते हैं अगेती और लेट को बोलते हैं पछेती। तो यह क्या होता है, आप सब लोग ने आलू का पौधा देखे हैं, तो इसमें क्या होता है, लीफ होता है, पत्ती होता है। तो इसका अगर सिम्टम लक्षण की पहचान कैसे करेंगे, तो पत्ती की स्टार्टिंग में जब शुरुआत की समय रहेगा तो ये पत्ती के निचले सतह में हल्के हल्के भूरे रंग के क्या दिखाई देंगे, धब्बा दिखाई देंगे। हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो यह जो धब्बा है वो पत्ती के ऊपरी सतह पर पहुंच जाएगा और भूरे रंग का दिखाई देना लगेगा, नीचे सतह से ऊपरी सतह पहुंच जाएगा। फिर भी हम इसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह जो भूरा धब्बा है वो बाद में एक समय के बाद काले धब्बे में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और हमारा जो पत्ती है वो पौधे से झड़ने लगेगा और हमारा उत्पादन कम होते जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों इतना चीज़ कि स्पॉट ब्लाइट क्या है। तो ब्लाइट क्या है, भूरे रंग का पहले धब्बा दिखाई देता है निचली सतह पे, निचली सतह के बाद पत्ती की ऊपरी सतह में पहुंच जाता है। उसके बाद भी हम इसका नियंत्रण नहीं करें, कंट्रोल ना कर पाएँ तो जो भूरा धब्बा है वो एक समय के बाद काले धब्बे में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारा पत्ती पौधे की सतह से झड़ने लगता है। यह जो अगेती झुलसा और पछेती झुलसा है, एक कैसा बीमारी है, कैसा रोग है, तो एक फंगल रोग है, यानी कि फफूंद के द्वारा यह बीमारी आलू में लगता है, फंगस रोग है, फफूंद। अब अगर बात करते हैं हम लोग अर्ली ब्लाइट के कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, जो इसमें बीमारी लगता है रोग, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो अर्ली ब्लाइट का है आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। 1845 में क्या आया था, इरिश फेमिंग। कहाँ आया था, तो आयरलैंड में आया था। अब यह क्या होता है, इरिश फेमी, ग्रेट फेमाइन। तो सुनो, हम लोग के देश का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो क्या है, धान है। वैसे ही आयरलैंड के अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न, मेन स्टेबल फूड क्या था, आलू हुआ करता था। 1845 की बात है भाई, वहाँ पर यह जो अर्ली ब्लाइट है अगेती झुलसा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फंगस वहाँ पे पहुँचा और आयरलैंड के अंतर्गत जितने भी आलू की खेती था उस सब को क्या कर दिया, चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसके कारण आयरलैंड में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गया। अगर हम आयरलैंड की पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करें तो 1845 के पहले, यानी कि यह फंगस के आने से पहले कितना था वहाँ पॉपुलेशन, 3 बिलियन था। लेकिन यह जब फंगस आया और आयरलैंड में आलू की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जो वहाँ की वह मुख्य खाद्यान्न फसल था, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 बिलियन, यानी कि 50% आबादी क्या हो गया था, भूखमरी के कारण मर गए थे। इसलिए इसको अपन बोलते हैं ग्रेट फेमाइन, यानी कि भूखमरी का पैदा हो गया था कब, 1845 में। तो प्रूफ देगा
ईरिश फार्मिंग कब आया था? तो 1845 में आया था। कहाँ आया था? तो आयरलैंड में आया था। इसके फंगस का नाम क्या है? काजल ऑर्गेनिज्म, तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है। वहीं पे लेड ब्लाइट का बात करें, पछेती झुलसा का, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेरिया, क्या बोलते हैं? अल्टरनेरिया सोलेनाई। दोनों का काजल ऑर्गेनिज्म याद रख लेना। अर्ली को बोलते हैं फाइटोप्थेरा, लेट को बोलते हैं अल्टरनेरिया। क्लियर है? हम आलू की खेती आखिरकार क्यों करते हैं? उससे अपने को अच्छे मात्रा में अच्छे दिखने वाले क्या लेना है? कंद लेना है, ट्यूबर लेना है। तो अपने को अगर अच्छे क्वालिटी का अपने को क्या लेना है? ट्यूबर लेना है, कंद लेना है। तो अपने को एक प्रोसेस करना होता है अर्थिंग अप, यानी कि मिट्टी चढ़ाई का कार्य करते हैं। जो लोग आलू की खेती करते हैं, देखे हैं, जो लोग गांव का है, या यूट्यूब में आप लोग देखे होंगे कि हम जब भी आलू की खेती जहाँ पे भी करते हैं, हम उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आखिरकार हम यह जो अर्थिंग अप है, मिट्टी चढ़ाने का कार्य क्यों करते हैं? तो पहला पॉइंट इसमें लिखना कि अच्छे क्वालिटी के आलू प्राप्त करने के लिए, यानी कि गुड क्वालिटी के ट्यूबर प्राप्त करने के लिए यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया अपनाते हैं। लिख लेना, अच्छे क्वालिटी के ट्यूबर यानी कि कंद प्राप्त करने के लिए हम मिट्टी चढ़ाई का कार्य करते हैं। अगर हम मिट्टी चढ़ाई का कार्य न करें तो क्या होगा? हमारा जो पोटैटो है, क्या है? आलू है। अगर हम मिट्टी चढ़ाई का कार्य नहीं करते हैं तो जो हमारा पोटैटो है वो डायरेक्ट किसके संपर्क में आएगा? सनलाइट के, यानी कि सूर्य के प्रकाश से किसके संपर्क में आएगा? वो आलू जो हमारा है सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, जिसकी वजह से जो हमारा आलू है वो कैसा रहेगा? ग्रीन कलर का दिखाई देने लगेगा, यानी कि हरे कलर का। अब सब लोग को पता है मेरे दोस्तों, आप लोग मार्केट जाते हो आलू खरीदने तो देखते हैं कुछ आलू जो होता है वो हरे कलर का होता है, उसका आधे भाग हरे कलर का रहेगा, आधे भाग आलू जो भूरे कलर का रहता है। तो जितने भी आलू हरे कलर का दिखाई देता है वो किसके संपर्क में आया रहता है? कि सनलाइट के संपर्क में आया रहता है, जिसके कारण वह हरे कलर का होता है। तो हरे कलर का होने के कारण जो वो आलू खाने में अच्छा भी नहीं लगता। हम जब उसको पकाते हैं सब्जी के फॉर्म में तो वो अच्छे से पकता भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए अपने को मिट्टी चढ़ाई का कार्य करना चाहिए। तो दो निकल के आता है, पहला अच्छे क्वालिटी के कंद प्राप्त करने के लिए, दूसरा हरे कलर होने से बचाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? मिट्टी चढ़ाई का कार्य करना चाहिए। अगर हम मिट्टी के चढ़ाई का कार्य नहीं करते हैं तो जो पोटैटो है, हमारा आलू है, वो सूर्य के प्रकाश में आने से, संपर्क पे आने से हरा कलर का हो जाएगा। इस हरे कलर में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं सोलेनिन। सोलेनिन विषैला पदार्थ होता है। हरा वाला जो पार्ट होता है, हरे कलर का जो आलू होता है, उसमें क्या होता है? सोलेनिन विषैला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से खाने में भी अच्छा नहीं लगता है और इसी की वजह से हम उसको पकाते हैं तब भी वह पूरी तरह से नहीं पक पाता। तो पूछे अगर एग्जाम में कि आलू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है, तो सोलेनिन होता है। सोलेनिन ग्रीन कलर का होता है, ऐसे याद कर लेना। विषैला पदार्थ सोलेनिन पाया जाता है, IMP करके इसको नोट करके लिख लेना। फिर यह जो अर्थिंग अप है, मिट्टी चढ़ने का कार्य है, वो कब करना चाहिए? तो बुवाई के 40 से 45 डे आफ्टर प्लांटिंग, यानी कि आलू की बुवाई के 40 से 45 दिन बाद अपने को मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लेना चाहिए। यहीं पे अपन बात करें प्रति 100 ग्राम आलू पे अगर 5 से 10 मिलीग्राम क्या है जो अपने को सोलेनिन है तो अपन खा सकते हैं। तो क्या है? सेफ है हमारे लिए। अगर हम 100 ग्राम आलू खा रहे हैं, उस 100 ग्राम के अंतर में 5 से 10 मिलीग्राम अगर ये सोलेनिन की मात्रा है तो हमारे शरीर के लिए सेफ है, हम उसको खा सकते हैं। लेकिन जब यह 10 से 20 मिलीग्राम हो जाए प्रति 100 ग्राम आलू में तो हमें इस प्रकार के आलू को नहीं खाना चाहिए। नॉट सेफ फॉर कंजप्शन, यानी हमारे लिए खाने के लिए सेफ नहीं होता है हमारे लिए। इतना चीज़ याद रखना। वो पूछे एग्ज़ाम में कि सोलेनिन की मात्रा हमारे लिए कितना % सेफ है, कितना सेफ है, तो 5 से 10 मिलीग्राम ही प्रति 100 ग्राम आलू पे सेफ है। जब 10 से 20 मिलीग्राम हो जाए या 10 से ज़्यादा हो जाए, प्रति 100 ग्राम आलू में सोलेनिन की मात्रा 10 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो वैसे आलू को अपने को नहीं खाना चाहिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है जो हम आलू है, आलू का जो 75% कंद है वो कहाँ होता है? ज़मीन की सतह पे होता है, यानी कि सब सॉइल पे होता है, यानी कि भूमि के सतह में लगता है।
75% जो कंद है वो भूमि की सतह पे लगता है, वहीं पे 25% जो ट्यूबर है, कंद है, वो ज़मीन के ऊपर लगता है। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा भाई लोग के पीएटी में, आयुर्वेद में पूछे सब सरफेस पर यानी कि भूमि की सतह पर कितने परसेंट आलू या कितने परसेंट कंद का निर्माण होता है, तो 25% सरफेस की सतह पर, भूमि की सतह पर, 70% भूमि के अधो सतह पर यानी कि भूमि के नीचे कंद का निर्माण होता है। 25% कंद का निर्माण ऊपरी सतह में होगा और 75% कंद का निर्माण भूमि के निचली सतह में होगा। इतना चीज़ याद कर लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आलू के अंतर्गत वो है डीहॉल्मिंग। अब यह क्या बला नहीं है भाई, ये अच्छा प्रक्रिया है, ये अच्छा प्रोसेस है कि इसमें आलू के अंतर्गत क्या होता है, जब हम आलू की डिगिंग करने होते हैं यानी कि जब अपने को आलू की खुदाई करना होता है, कंद कहाँ लगा है, ज़मीन के नीचे में, अब उसके निकालना है ना आलू को, तो जब हम आलू की खुदाई करने वाले रहते हैं उससे पहले हम उसके वानस्पतिक भाग या ऊपरी परत को, ऊपरी जो पोर्शन होता है पौधे को, उसको अपन क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डीहॉल्मिंग कहते हैं। जिसका डेफिनेशन लिख लेना, पोटैटो खुदाई के पहले वनस्पतिक को बोलते हैं वेजिटेटिव भाग, वेजिटेटिव पार्ट्स, वनस्पतिक भाग या पौधे के ऊपरी भाग को काटना ही क्या कहलाता है, तो डीहॉल्मिंग कहलाता है। तो यह अपन क्यों करते हैं, बड़े साइज के कंद प्राप्त करने के लिए। ट्यूबर साइज यानी कि बड़ा कंद प्राप्त करने के लिए। ये हमारा कोई आलू का क्या है, पौधा है, प्लांट है, सबको दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है, आलू है। आलू जमीन की निचली सतह पे लगा है। तो जब हम इसके ऊपरे को काट देंगे, ऊपर के परत को काट देंगे, तो जितना भी पोषक तत्व है वो कहाँ जाएगा, इस कंद के नीचे सतह पे जाएगा। ऊपर को तो काट दिए हैं, तो पोषक तत्व को कौन लेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है कि वो नीचे ही जाएगा ज़मीन की सतह के अंदर। तो जिसके कारण अपने को एक बड़ा कंद यानी कि बिग साइज के अपने को ट्यूबर प्राप्त होगा। इसलिए अपन यह कार्य करते हैं डीहॉल्मिंग को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार अपने को यह प्रक्रिया कब अपनाना चाहिए, तो जब हम पोटैटो की खुदाई कर रहते हैं उससे 10 से 12 दिन पहले अपने को यह कार्य करना चाहिए। मान के चलो आज अपन अगर काटने वाले हैं, पोटैटो की खुदाई करने वाले हैं आलू के, तो आज से 10-12 दिन पहले अपने को डीहॉल्मिंग कर देना चाहिए, यानी ऊपरी की भाग को काट देना चाहिए, जिससे अपने को एक बड़े आकार का कंद प्राप्त हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक होता है अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना, दूसरा होता है डीहॉल्मिंग। और दोनों में से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों को अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है। अब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है मेरे साथियों, आप सब लोग को पता है, यह किसी फंगस, वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, न ही कोई कीट के द्वारा होता है। यह जो शारीरिक व्याधि है वो प्लांट न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो जहाँ पे भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगे वहाँ पे कोई न कोई पोषक तत्व की कमी होगा या कोई न कोई पोषक तत्व का अधिकता होगा। उसी के कारण क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, यानी कि शारीरिक व्याधियाँ। तो कोई पूछे आप बता लोगे कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, तो यह कोई रोग, कोई इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता है, ना यह कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, ना कोई कीट इसमें अटैक करता है। यह पौध पोषक तत्वों की कमी से इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। तो पहला होता है पोटैटो ग्रीनिश। मैं बता दिया हूँ, जो हमारा आलू होता है वो हरे कलर का दिखाई देता है। तो किसके वजह से होता है, ये सूर्य की प्रकाश की वजह से। और इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ने का कार्य करते हैं। फिर आता है चिलिंग इंजरी, इसके वजह से होता है तो लो टेम्परेचर। फिर होता है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट आप सब लोग देखे होंगे, ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन के कमी और कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता से होता है। जब आप आलू को काटते हो तो अंदर में क्या होता है, हल्का अपने को ब्लैकिश कलर का, काले कलर का क्या दिखाई देता है, स्पॉट, धब्बा दिखाई देता है। ये हमारा आलू है। जब हम आलू को कट कर देते हैं तो कुछ आलू में ऐसे ब्लैक कलर का अपने को क्या दिखाई देता है, धब्बा दिखाई देता है। तो किसकी वजह से होता है भाई, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, जिसके वजह से ब्लैक हार्ट होता है। उसी को बोलते हैं ब्लैक हार्ट, काला हृदय। किसी का हृदय सोने का नहीं होता, सबका हृदय कैसे होता है, काला होता है। और वहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो आदमी मर जाएगा।
तुम लोग कहते हो ना मैं अपने बाबू की वजह से ज़िंदा हूँ, ऑक्सीजन न मिले तो तुरंत मर जाओगे। इसलिए ब्लैक हेड होता है सिम्टम किसमें, आलू में। तो अपन आते हैं फिर इसमें कुछ चीज़ देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा जो पोटैटो है रहने को तो एक यह बहुवर्षीय है, लेकिन इसको अपन एक वर्षीय के रूप में उगाते हैं। तो कोई पूछे पोटैटो क्या है, रहने के लिए क्या है, बहुवर्षीय है, लेकिन इसको अपन उगाते हैं एक वर्षीय के रूप में। एक वर्षीय के रूप में क्या करते हैं भाई, उगाते हैं, ग्रो करते हैं। इतना चीज़ याद रखना, मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पूछे तो एक वर्षीय पे ही लगा के आना। पोटैटो आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बहुवर्षीय होता है, लेकिन एक वर्षीय के रूप में इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसका जो प्रोपागेशन है यानी कि प्रवर्धन, तो किसके द्वारा होता है, तो इसका प्रवर्धन तो ट्यूबर के द्वारा होता है। ट्यूबर को बोलते हैं कंद। कंद के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। यह एक मॉडिफाई स्टेम है, यानी कि परिवर्तित तना है। मॉडिफाइड स्टेम है, दिखाई नहीं दे रहा है, बोलते भी जा रहा हूँ, सुनते जाना। कैसा है, परिवर्तित तना है। क्या है, परिवर्तित तना है। हमारा जो आलू है वो सेल्फ पॉलिनेटेड सब्जी है, यानी कि स्वपरागृत है। हमारा जो आलू है वो क्या है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड सब्जी है, यानी कि स्वपरागित सब्जी है। तो पूछे आलू कैसा है, सेल्फ है, क्रॉस है, ऑफेन है, तो हमारा आलू क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। आलू जो हमारा है एक शॉर्ट डे प्लांट है और C3 प्लांट है। कैसा है, आलू हमारा एक शॉर्ट डे प्लांट है, C3 प्लांट है। आलू के फल को, जो हमारा कंद है उसके फल को क्या कहते हैं, तो पूछ देता है। पोटैटो के फ्रूट को, फल को क्या कहते हैं, तो बेरी कहते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लेना, क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। इतना चीज़ याद रखना आलू में। अगर हम आलू के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें जिससे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला आता है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। तो ये कहाँ है भाई, शिमला में है, कुफरी शिमला में। पूछे तो बताना, शिमला पे है। वहीं पे IPRI, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लीमा, पेरू में है। फिर हिप हॉप, हिपिंग क्या सब लोग को पता है, सब लोग को पता है, बस नाम सुन के थोड़ा नहीं लगता कि आप लोगों को पता नहीं। हिपिंग, जब हम आलू की खोदाई करते हैं, जब हम आलू की कटाई करते हैं, खोदाई करते हैं, खोदाई करने के बाद जिस स्थान पर, जिस जगह पे हम फील्ड पे रखते हैं उसी को बोलते हैं हिपिंग। पोटैटो खोदाई के बाद जिस स्थान पर ढेर लगाकर आलू को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसी को अपन बोलते हैं हिपिंग। क्लियर है, पोटैटो को खुदाई करने के बाद जिस स्थान पर ढेर लगा कर रखते हैं उसी को बोलते हैं हिपिंग। फिर कुफरी स्वर्ण एक किस्म है आलू का, वो नीमाटोड से लड़ने का क्या रखता है, क्षमता रखता है। नीमाटोड से लड़ने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो सीधा पूछ देता है एग्जाम में कि नीमाटोड से लड़ने की क्षमता कौन रखता है, तो कुफरी स्वर्ण लगता है। आलू विश्व का चौथे नंबर का खाद्य पदार्थ है। पहले नंबर पर आता है गेहूं, दूसरे पे आता है मक्का, तीसरा पे धान और चौथे पे क्या आता है, आलू। तो कि पूछे आलू विश्व का चौथे नंबर का खाद्य पदार्थ है, पहले नंबर का कौन है पूछे तो गेहूं है। कंफ्यूज मत होना। किस राज्य में आलू नहीं बोया जाता है, तो केरल राज्य में आलू नहीं बोया जाता है। यहाँ पे आलू की खेती बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कहाँ, तो केरल राज्य में नहीं किया जाता। आलू में सुसुप्तावस्था पाया जाता है, डॉर्मेंसी। सुसुप्तावस्था क्या है, हम लोग की बात करें सुसुप्तावस्था, यानी कि हम लोग को सब चीज़ मिल रहा है फिर भी हम लोग पड़े रहते हैं, कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं। अगर हमारे पास हर चीज़ है करने के लिए फिर भी हम नहीं करते उस काम को, तो हम लोग की क्या है, डॉर्मेंसी, सुसुप्तावस्था है, अलाली है। सब लोग को पता है अलाली। तो वैसी ना आलू के केस में क्या होता है, अलाली होता है। इसको हर चीज़ हम देंगे, इसको ग्रो करने के लिए, वृद्धि विकास होने के लिए अनुकूल वातावरण, पानी, खातू, माटी, मैन्योर, फर्टिलाइज़र, समय पे सिंचाई वगैरह हर चीज़ करेंगे, फिर भी ये अपना जर्मिनेशन अंकुरण नहीं करता। उसी को बोलते हैं भाई सुसुप्तावस्था, यानी कि डॉर्मेंसी स्टेज। अनुकूल वातावरण मिलने पर भी अपना जर्मिनेशन अंकुरण नहीं करता, उसको बोलते हैं सुसुप्तावस्था, डॉर्मेंसी।
तो सुसुप्तावस्था है वो आलू में कब तक बना रहता है? तो 8 से 10 सप्ताह तक क्या होता है, यह बना रहता है। अब इसको तोड़ने के लिए हम अपन क्या करते हैं, तो 1% थायोयूरिया, 1% थायोयूरिया और 1 ppm पर मिलियन पार्ट्स क्या डालते हैं, जिब्रेलिक एसिड। इतना चीज़ अपन मिलाकर इसकी जो सुसुप्तावस्था है आलू का, उसको अपन तोड़ते हैं। अब फिर हम आलू के अंतर्गत कुछ पॉइंट की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि पछेती, लेट यानी होता है पछेती। इसका कॉरोलरी में क्या बताया था, अल्टरनेरियस सोलेनाई। इसको अपने को क्या करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। तो इससे कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, डाइथेन M45 या Z78 को 2 किलोग्राम लेकर प्रति 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करते हैं। डाइथेन M45 या एक फंजीसाइड है, डाइथेन M45 और Z78 को 2 kg लेंगे। उस 2 kg दवाई को 800 से 1000 पानी में मिलाकर, लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करेंगे। तो पोटैटो के लिए बेस्ट उर्वरक होता है पोटास, लिख लेना। रॉट डिसीज़ जो होता है वो किस पे लगता है पूछे तो पोटैटो में लगता है करके बताना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो वर्ष कब मनाया जाता है, 2008 में मनाया जाता है। हमारे भारत देश में 17वीं शताब्दी में आलू को लाया गया था, और किसके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया था। क्लियर है इतना चीज़, 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आलू को लाया गया था। मतलब हमारे देश में पहले आलू नहीं था 17वीं शताब्दी के पहले। अगर हम इस पे बात करें, जो हमारा आलू है उसमें पोटेशियम क्लोराइड एक उर्वरक है जिसका उपयोग किसी भी सोलेनेसी कुल के पौधे पे नहीं करना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग सोलेनेसी कुल में उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो यह जो है पोटेशियम क्लोराइड है वो सोलेनेसी कुल पे अगर अपन डालते हैं तो जो स्टार्च है उसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, ये ख़राब कर देता है। स्टार्च के क्वालिटी को, गुणवत्ता को क्या करता है, ख़राब करता है। क्लियर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोलते भी जा रहा हूँ कि स्टार्च की गुणवत्ता को क्या करता है, यह ख़राब करता है। कौन, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग अपने को सोलेनेसी कुल पे, पौधे पे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो स्टार्च की गुणवत्ता को ख़राब करता है। एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि पोटैटो में आँख निकलना, यानी कि जब हम पोटैटो को स्टोर करके रखे रहते हैं या बाज़ार से ख़रीद कर लेके आते हैं तो पोटैटो में क्या होता है, जर्मिनेशन हुआ रहता है, अंकुरण आ गया रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटैटो में आँख निकलना। पोटैटो में आँख निकलना, यह जो बीमारी है वो आलू की एक गंभीर बीमारी है। पोटैटो का ये क्या है, गंभीर बीमारी है। क्लियर है। फिर सेकंड बिट आता है, यह बीमारी स्टोरेज कंडीशन में, यानी कि भंडारण की स्थिति में उत्पन्न होता है। पोटैटो का एक गंभीर बीमारी है पोटैटो का आँख निकलना। आँख निकलना क्या होता है, ये हमारा कोई पोटैटो है तो हम उसके ऊपर में देखते हैं सफ़ेद कलर कैसे जर्मिनेशन हो गया रहता है, अंकुरण हो गया रहता है, इसी को बोलते हैं पोटैटो का आँख निकलना। यह कंडीशन कब होता है, जब हम स्टोरेज में रखे रहते हैं, भंडारण में रखे रहते हैं, तब इस प्रकार का समस्या देखने को मिलता है। यह आखिरकार उत्पन्न कब क्या होता है, ताप, आर्द्रता और परिपक्वता के कारण होता है। अगर प्रॉपर मात्रा में उसको टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता कम है, ज़्यादा है, परिपक्वता मैच्योरिटी यानी कि मैच्योर ठीक से हुआ नहीं, हम पहले ही हार्वेस्टिंग कर दिए, या ज़्यादा मैच्योर हो गया है, जिसकी वजह से आँख निकलना पोटैटो में देखा जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है, इसको रोकने के लिए अपन मैलिक हाइड्राजाइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, कि इसको रोकने के लिए, पोटैटो के आँख को निकलने के लिए। क्लियर है इतना चीज़।
अपन जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे तापमान 7 से 9 सेंटीग्रेड रखना चाहिए। और आर्द्रता की बात करें तो 85 से 90% ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता रखना चाहिए। कहीं कहीं पर ये आपको 90 से 95 मिलेगा, तो आप 90 से 95 ही याद कर लो। 90 से 95% अपने को क्या रखना चाहिए, आर्द्रता रखना चाहिए। तो इतना चीज़ है पोटैटो के अंतर्गत। कुछ भी चीज़ पोटैटो से नहीं छूटा है, इतने को पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम आप आसानी से निकाल लोगे, जैसे भी घुमा के वो आलू से क्वेश्चन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो यानी कि आलू की खेती आप लोगों को पसंद में और समझ में आया होगा। पसंद और समझ में आया हो तो आगे वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।